हेलो। बस 1 सेकंड। हेलो। दोस्तों, आज मैं लाइव आने का कल से पर्पज ये था कि लाइव आ रहा हूँ। तो हमारे साथ हैं बीए फाइनल कंप्लीट कर चुके अंशुल जैन जी। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि क्या होता है ये, और कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और बाकी जो सारे डाउट हैं मैं बारी बारी से आपसे पूछता जाऊँगा। तो सबसे पहले अंशुल जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ? मेरा नाम अंशुल जैन है। मैंने सीए कंप्लीट किया है, जैसा कि रोहित जी ने बताया, अभी रोहित भाई ने बताया। मैं सागर से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली सागर से ही हूँ। अपनी पढ़ाई मैंने भोपाल से की है और फाइनल मैंने इंदौर से कंप्लीट किया। पूरी जर्नी मेरी सीए की जो रही है, दोनों भागों में, भोपाल में और इंदौर में कंप्लीट हुई। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे कहना चाहिए वैसे तो। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में फादर 15 साल से नहीं है। फादर नहीं है, मदर है, ब्रदर है, बड़े भाई हैं। उन्हीं ने सब कुछ संभाला हुआ है। और ब्रदर की शादी हो चुकी है, तो 2 भतीजे भी हैं, भैया भाभी हैं, और सिस्टर है, सिस्टर मैरिड है। तो अभी जो भी है मेरे ऊपर है कि मुझे सीए करना था। तो ऐसा विचार कहाँ से आया कि ये ही करना है? सीए करने का विचार तो 12th से चालू हो जाता था। जब मैं 12th क्लास में था, मेरे सर, जो मेरी स्कूलिंग चालू हुई थी कॉमर्स से, वो वहाँ पर जो सर वहाँ पे आए थे। जो मेरी स्कूलिंग थी सरस्वती शिशु मंदिर, आपने सुना होगा शायद। इसका कल्चर अलग ही होता है। इसमें टीचर को टीचर नहीं, आचार्य बोलते हैं। तो जो उस टाइम पे आचार्य आए थे हमारे, जो कॉमर्स क्लासेस के लिए, तो उनका मतलब इतना मोटिवेशन था और उनको देख कर ऐसा लगता था कि कुछ अलग ही करना चाहिए, कुछ स्पेशल ही करना चाहिए अपनी फील्ड में। और कॉमर्स फील्ड में अगर देखा जाए तो सीए से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। तो आपको कहीं तो से इंस्पिरेशन होगा? उन्हीं से इंस्पिरेशन पूरा मिला। उन्होंने ही ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि आप करो, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो अपनी फील्ड में, आपको करना चाहिए। बस एक बार जो निर्णय ले लो, उस पर लगे रहो, उसको पीछे मत हटना। अगर आप एक बार सोच लेते हो कि आपको करना है, और अगर फिर आप बीच में छोड़ते हो, तो आप कुछ नहीं बचेगे। इसलिए अगर करने का डिसीजन लो तो बहुत सोच समझ के लो। तो बीच में ऐसा भी डिसीजन कभी आया होगा आपकी लाइफ में कि ऐसा लगा हो कि अब आगे से है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी कुछ आया होगा? सीए की जर्नी, मैं सच बताऊं तो मेरी सीए की जर्नी बहुत लंबी रही। मैंने सीए जो किया है, एक अटेम्प्ट में तो किया नहीं। मतलब सीए के 4 अटेम्प्ट होते हैं, 4 भागों में सीए पूरा हो जाता है। 3 भागों में बेसिकली, जो फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल में होता है। 3 भागों में होता है सीए कंप्लीट। जो फाउंडेशन होता है मैंने एक बार में निकाल लिया था। 12th के बाद नो डाउट होता था कि 12th से निकलने के लिए हुए थे, निकाल लिया था। लेकिन आईपीसीसी से जो जर्नी चालू हुई, उस जर्नी में मैंने सीख लिया कि अगर सीए करना है तो फिर आगे लड़ना पड़ेगा। रुकना, सोचना ही नहीं है कि रुकना है। इसके तब साथ फिर आगे में जाके सीए। मैं आगे भी आपसे पूछूंगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ बच्चे हैं जो कि पूछना चाहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन सीए के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। 10वीं पास करके जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सीए लिखना है, 10वीं के बाद 12वीं का एग्जाम देकर वो तुरंत सीए का एग्जाम लिख सकता है फाउंडेशन का। उसके लिए रिजल्ट का वेटिंग लगा सकता है। ऐसे भी मैथ साइंस जैसे 12वीं में लिया जाता है, 11वीं के बाद 11वीं में ही लिया जाता है, माफ कीजिए, 11वीं। तो ऐसा कोई कंपल्सरी मैथ साइंस नहीं, 11वीं के नहीं, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। आपने मैथ लिया है, आपने साइंस लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आपने आर्ट लिया है, आपका कोई सब्जेक्ट हो, हमें हमारी आईसीआई जो है उनको उनके पेपर को क्वालिफाई करने से मतलब होता है
और उनकी जो एबिलिटी है वो देखते हैं। आपको ये नहीं देखते आपका सब्जेक्ट क्या था, इसमें एक और आपका प्रेजेंट देखते हैं वो पास। एलिजिबिलिटी और एग्जाम कौन कौन से देने पड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी दीजिए आप। एग्जाम के लिए सीए के जो जो कोर्स है उसी का पूरा शेड्यूल है। आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एक एक करके एग्जाम निकालना होता है। जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन आपके 6 महीने के पीरियड में हो जाता है और आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करवा कर। बेसिकली आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड होंगे, आप 6 महीने के बाद उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप अगले इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। इंटरमीडिएट में आपको 9 महीने देने होते हैं। 9 महीने में आप इंटरमीडिएट के दोनों एक एक हर एक मतलब लेवल पर, इंटरमीडिएट और फाइनल में दोनों में दो दो ग्रुप हुआ करते हैं। तो आप पहला ग्रुप क्लियर करके आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सलाह रहती है कि आप दोनों ग्रुप करके ही आर्टिकलशिप को ज्वाइन करें तो अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर स्ट्रगल में रख जाते हैं 3 साल की, इंटरमीडिएट को कंप्लीट करने के बाद आपको 3 साल आर्टिकलशिप करनी होती है जो कि सीए के अंडर में होती है। तो उस स्ट्रगल में लगने से पहले अगर आप दोनों ग्रुप निकाल लेते हैं आईपीसी के तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है वो, क्योंकि आप फ्री माइंड से जो आर्टिकलशिप कर पाते हैं ना, वो आप टायर्ड माइंड से नहीं कर पाते कि आपने एक ग्रुप निकाल लिया और फिर आपने किया। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही निकाल लें। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ग्रुप निकाल कर भी करेंगे तो आप उतना ही सीखेंगे जितना आप दोनों ग्रुप निकाल के सीखते हैं। बस आपकी लगन होनी चाहिए कि आपको सीखना है। आगे चल के लोगों को ये लगता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्या होती है, आगे चल के लोग ये सोचते हैं कि क्या सैलरी, हम क्या एक्सपेक्ट करें, इनके बारे में कुछ आप बताएं। ये तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती है सीए करने के बाद कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैंने आज तक ऐसे मतलब सीए नहीं देखे हैं कोई भी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है या फिर जो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको सर्च करने में, अपना माइंड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसको करने के बाद ये जो ऐसा कोर्स है कि आप इसमें फ्री बैठ नहीं सकते। आप में इतनी एबिलिटी आ जाती है, इतनी क्वालिटी आ जाती है कि आप फ्री बैठने का सोच भी नहीं सकते और आपको बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका नाम जहाँ भी सुनेगा, ये 2 वर्ड जो हैं सीए, जहाँ भी कोई सुनेगा तो आपको खुद बुला लेगा कि आप हमारा काम करिए, आप हमसे जुड़िए। इसमें जो मतलब एक पेशा है और जो एक स्तर है, जो एबिलिटी है, वो अपने आप उसके नाम से ही झलकने लगती है। तो इसमें सैलरी और जॉब का तो टेंशन खत्म नहीं हो जाता। हाँ, बस ये मैटर करता है कि अपने अपने लेवल से आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो उससे आपको सैलरी में अंतर आएगा, लेकिन आपको जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम होगी, ये नहीं होता। आपको जहाँ भी मतलब आप डालेंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको उतना ही सम्मान दिया जाएगा जैसे कि आपने मतलब बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी है तो आपको मिलता है, तो वो है इसमें क्वालिटी। इसमें क्या नंबरिंग स्कोरिंग का कुछ सिस्टम होता है क्या, कैसा बेसिक फाउंडेशन से बताइए थोड़ा नंबरिंग का। आईसीआई का एक ये बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ये कोई भी ऐसा कोई नंबरिंग का मतलब जो है कि आप कट ऑफ वाला जो सिस्टम चलता है कंपटीशन में कि आपको कट ऑफ लाना ही है, इतने मार्क्स आप लाएंगे तभी आप निकाल पाएंगे। ये रहता है इसमें कट ऑफ सिस्टम में ये होता है कि आप जो रैंक आएगी उनके बीच में आपको फाइट करनी होगी, लेकिन सीए में ऐसा फाइट करने वाला सिस्टम नहीं है। इसमें आप अगर पास कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई है, क्योंकि उनका पासिंग क्वालिफिकेशन भी अदरवाइज हाई ही है। 50% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, मतलब कम्युनिकेटिव करके 50% आपको चाहिए होता है। तो आपको अदरवाइज बेसिक फाउंडेशन के कुछ सब्जेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डालें तो बताइए हम लोग। फाउंडेशन आजकल देखिए कोर्स के बारे में देखा जाए ना तो कोर्स में तो हर एक 4 साल में इसमें चेंज आता है। हर एक 4 साल में इसके सब्जेक्ट जो हैं उनको नए स्ट्रक्चर में डाला जाता है ताकि आप कंपटीशन में आगे बढ़ सके। ऐसा कोई राइटर जो मेरे ख्याल में कोई आईसीआई के मॉड्यूल के अलावा इसमें अगर राइटर देखा जाए ना तो फाउंडेशन लेवल पर देखा जाए तो आईसीआई से बेस्ट कोई राइटर नहीं है। आईसीआई की जो मॉड्यूल हैं उनसे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है।
जो इंटरमीडिएट लेवल है उनके लिए बहुत से लोग इंटरमीडिएट लेवल है। मेरी बात हो रही है, तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर, हाँ क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश है, आप मध्य प्रदेश सागर से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत से लोग हिंदी हाँ, मीडियम का प्रेफरेंस कर रहे थे, तो कह रहे थे सर से हिंदी हिंदी मीडियम के बारे में कुछ बात करिए। हिंदी मीडियम के बारे में कि ये जो है वो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप हिंदी हैं, आप इंग्लिश हैं, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। आप इंग्लिश में बेटर है, लेकिन आप हिंदी हैं और ये सोचें कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर ये कर भी लूंगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो ये कोई मतलब सही चीज़ नहीं है। ये करने के लिए लैंग्वेज कोई बाउंडेशन है ही नहीं। ये आप हिंदी मीडियम से भी पूरे तरह से निकाल सकते हैं। मैंने निकाला, मैं हिंदी मीडियम बेसिक है। हाँ, ये बात है कि आप जो इसका सब्जेक्ट है, जिसके सिलेबस है, उसको पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश मीडियम में खुद इतना कन्वर्जन हो जाएगा कि आप को ये पता नहीं चलेगा कि आपने इंग्लिश को कब कवर कर लिया। लेकिन ये लैंग्वेज कोई डिपेंड नहीं करती, कोई मैटर नहीं करती, बल्कि आप हिंदी मीडियम में तो आपको एक अलग से पावर और मिलेगी, क्योंकि हिंदी अपनी छोटी नहीं है, हिंदी ज़्यादा पावरफुल है। बस हमें लगता है कि इंग्लिश उससे कठिन है, तो वो शायद हमें कुछ मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आपको हेल्पफुल है और सक्सेस इंटरनेशनल लेवल पर दिलाने में है। बाकी हिंदी कोई आपको बाउंडेशन नहीं देती है। आपको हिंदी से ही ये करना है तो कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं कर पाया हूँ। और ऐसा कुछ और एग्जाम्पल भी बहुत सारे बोलिए। जी, ऐसे कई और एग्जाम्पल भी हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। मेरे लाइफ में सीए की जो स्ट्रगल रहा है, उसमें मैंने एक बार छोड़ दिया था सोचना कि शायद अब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में मैंने उस टाइम पे एक जो इंस्पिरेशन में मेरे रहेंगे हिंदी के, जो जिन्होंने सीए किया है, बहुत स्ट्रगल से किया है, मैंने उनका नाम लेना चाहूँगा, सीए मुकेश राजपूत। सीए मुकेश राजपूत जी, हाँ, उन्होंने सीए हिंदी से ही निकाला और आज वो सक्सेसफुल है। अपनी खुद की प्रैक्टिस उनकी, उन्होंने इतने जितने स्ट्रगल किए, मैंने शायद नहीं किए होंगे इतने स्ट्रगल। हाँ, स्ट्रगल किए हैं, लेकिन शायद उनके जितने नहीं किए होंगे। तो सीए में लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, ये तो क्लियर। जैसा कि आप रूटीन क्या रहता रहा होगा, डेली प्रतिदिन की दिनचर्या आपकी क्या रहती थी जब आप स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे? देखिए, शेड्यूल तो इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको स्टडी करना है तो शेड्यूलिंग करके ही करना पड़ेगी। आप अगर ये चाहें कि सीए में आपको डिवोट होना पड़ेगा, पूरा अपना समय उसी में देना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैंने सीए करना भी है और समय भी नहीं देना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको शेड्यूल बनानी होगी, आपको सुबह स्टडी करनी होगी, सुबह जल्दी उठिए और जल्दी सोइए। तो अर्ली टू मॉर्निंग अर्ली टू बेड वाला सिस्टम। आपका टाइम टेबल क्या रहता था? मेरा टाइम टेबल वही था, सुबह कम से कम 6 बजे अगर आप उठ पाते हैं तो अच्छी बात है। और मैं तो 5 बजे उठ जाता था, मतलब 5 बजे उठिए, आप 6 बजे तक तैयार हुई और फिर रात में, हाँ, एक चीज़ ये चीज़ है, आप शेड्यूल बनाइए लेकिन आलस मत करिए। कुछ लोग करते हैं कि आलस कर देते हैं। शेड्यूल में मैं 6 बजे मैं उठ गया या 5 बजे उठ गया, ठीक है। आप सोचेंगे कि मैं पहले एक काम करूँ, पहले पढ़ लूँ, फिर बाद में मयन करूँगा, फिर बाद में ब्रश करूँगा और फिर बाद में नहाऊँगा या फिर बाद में फ्रेश होगा, तो ये आपका सिस्टम गड़बड़ जाएगा। क्योंकि सीए में पढ़ने से ज़्यादा उसको रिटेन करना जरूरी है। आप पहले उठिए, अपना बेसिक जो फ्रेश होने का जो आपका मयन ब्रश है, आप पूरे नहा के रख बैठेंगे ना तो आपका माइंड बहुत चलेगा, और वो इतना जरूरी है। आप पहले अपनी दैनिक क्रियाओं को पूरा कर लीजिए, फिर बाद में कितना समय लगेगा? आप 5 बजे उठे, आप आधे घंटे में पौने घंटे ले लीजिए, चलिए ठीक है, पौने घंटे ले लीजिए। बाकी अगर आपने नहा धोकर आप पूरे फ्रेश होकर बैठे, तो आप सोचिए कि आप 3 घंटे अगर फिर आज में रूटीन में पढ़ेंगे तो आप 5:30 बजे से या 6 बजे से कितने 3 घंटे तक 9 बजे तक पढ़ेंगे। और अगर आप वहाँ पर ये थोड़ा सा आलस कर लेते हैं कि 6 बजे आप 5 बजे आप उठे और थोड़ा बहुत आलस करके आप बैठे रहे कि चलो हम 8 बजे तक से 8 बजे तक पहले पढ़ लिया फिर बाद में करेंगे, तो आपको ना वहाँ पे रिटेंशन मिलेगी और ना आगे की जिंदगी मिलेगी, क्योंकि आपका जो पेट है उससे आपका मस्तिष्क जुड़ा होता है। आप अगर फ्रेश मतलब आप जो फ्री माइंड से बैठेंगे ना, तो आपको जो रिटेन होगा, जो समझ में आएगा,
वो आपको वैसे समझ में नहीं आ सकता है, ये तय बात। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि आप सुबह उठिए, मतलब रूटीन में आपको बता दूं थोड़ा सा रूटीन के बारे में। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो अक्सर बच्चे भटक जाते हाँ, हैं। आप भटक जाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह के लिए आपने जो 5 बजे का उठाया, या फिर चलिए ठीक है आप 6 बजे उठा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे उठेंगे तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। अच्छी बात है अगर 5 बजे उठिए, लेकिन 6 बजे उठते हैं, मान के चलिए आप 6 बजे उठते हैं, ठीक है। तो आप 6 बजे उठ के अपना पहले दैनिक क्रिया पूरी करिए। दैनिक क्रिया पूरे करने के बाद में आप मान लीजिए 6:30 बजे से दैनिक क्रिया पूरी होने के बाद में आप 3 घंटे या 2 घंटे, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए कि आप 2 घंटे रेगुलर बैठ पाते हैं। तो आप कुछ अपना नाश्ता जो अगर मैं अपना बताऊं, पर्सनली बताऊं, तो मैं नाश्ते में ये नहीं करता था। हाँ, जैसे हार्ड चीज़ें, पोहा, समोसा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करता था। ड्राइड फूड, अगर आप ड्राइड फूड को आप जो फूली होती है ना, जो पानी में गलाई हुई, अगर आप वो यूज़ कर पाए ना, तो सबसे अच्छा वो यूज़ करें। ग्रैंड चना वगैरह। हाँ, चने हो गए, आपके बादाम हो गए, आपकी किस्मत हो गई। आप सुबह के लिए रूटीन अगर आप बना लेते ना, तो आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, सच बता रहे हैं। सुबह आप रात में जो चने हैं, बादाम है, किशमिश है, ऐसे करके जो ड्राइड फ्रूट हैं, जो अपने हेल्थ के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए अच्छे हैं, उनको पानी में भिगो कर डाल दें। और वो सुबह आप पहले वो उठकर फ्रेश होने के बाद वो मतलब अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद वो पानी पी लें पहले। और अगर आपको लगता है कि वो पढ़ने के बाद लगता है कि भूख लगी है, तो वो सारा जो फूली हुई है, जो आपका गलाई हुई चीज़ें, वो खा लें। अब बाहर की चीज़ें, मतलब जो तली हुई, जो पकी हुई चीज़ें हैं, वो ना खाएं, अवॉइड करने की कोशिश करें उनको। क्योंकि आपको खाने से क्या चाहिए होता है, आपको खाने से मानसिक और शारीरिक शक्ति चाहिए होती है, तो उनमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आप तली भुनी चीज़ें अगर सुबह से खाएंगे तो आपके पेट में वो जाएंगी और आपको वो क्षमता नहीं देंगी जो आपको ये फूली हुई नेचुरल चीज़ें देंगी। तो आप ये सुबह से एक रूटीन कर लें, और उसके बाद में आपको इसमें समय पता है, आप अगर एक दिन रूटीन बनाएंगे तो आप शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जहाँ दूसरे और तीसरे दिन पे आएंगे, आपको ये लगेगा कि आप 10 मिनट जो या 15 मिनट, आधा घंटे जो खराब कर रहे हैं, उसमें खराब तो नहीं कहलाएंगे, उसमें जो लगा रहे हैं आधा घंटा सुबह से अपनी दैनिक क्रियाओं करने में, और ये फूली हुई का पानी पीने में और खाने में, तो ये आपको 3 घंटे का रिटेंशन देगा कि आप 3 घंटे बैठ के उसको स्टडी कर पाएंगे। और अगर आपने पहली बार में 1 घंटे भी पढ़ा, उसके बाद में आपने जो अपना फूला हुआ था वो खाया, आपको चलो आपका नाश्ता हो गया, अब उसके बाद में आपने 2 घंटे और पढ़ा, तो आपकी 3 घंटे की ये हो गई। अब आप सोचिए कि आप सुबह 6 बजे उठे थे और आपने मान के चलिए बैठ गए, या अगर आप फ्रेश होकर आए, आप दैनिक क्रिया किए बगैर आप पढ़ने बैठते हैं, तो आपको सुबह से नींद जरूर आएगी। ये आप 90% केस में पूछ सकते हैं कि आपको सुबह से बगैर नहाए धोए अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं किताब के सामने, तो आपको नींद जरूर आएगी, और जो आपको समझ में आ रहा होगा वो भी शायद आपको ना आए। और अगर आप नहा धोकर बैठे होंगे किताब के सामने, क्योंकि किताब अपनी सरस्वती है, तो उनकी इज्जत भी होगी इससे, तो उनके सामने अगर आप नहा धोकर बैठोगे तो आपको वो चीज़ भी समझ में आएगी जो आपको कभी समझ में नहीं आती थी। सुबह 5 बजे आप ट्राई कीजिए, जो आपको चीज़ जीवन में कभी समझ में नहीं आती थी, वो आप सुबह 5 बजे अगर उठ के समझेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी। ऐसा आप कोई भी ऐसी अपनी योग का भी कुछ योगदान लाइफ में आपके? हाँ, अभी पहले थोड़ा सा शेड्यूल में, अगर 2 मिनट में और कंप्लीट करूँ शेड्यूल को, तो शेड्यूल में पहले ये था कि आपने यहाँ 3 घंटे 9 से या 10 बजे तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में आपको और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, और ज़्यादा कुछ नाश्ता चाहिए, इसके बाद आप दूध और अपना कुछ और चला सकते हैं, जैसे पकी हुई चीज़ें या चला लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन है एक हमारे, आपको रोक रहा हूँ। हाँ। एक हमारे दर्शक हैं ख्याल बेपरवाह, उनका क्वेश्चन आया है कि क्या सीए की रूटीन जो है स्ट्रेटजी वो यूपीएससी में काम आ सकती है? ये की जो स्ट्रेटजी है तो वो क्या यूपीएससी में काम आ सकती है? देखिए, यूपीएससी अपने में अलग चैलेंज है, वो भी इसी लेवल का है, उसमें भी का पड़ाव वाइज जाना पड़ता है। पहले आप शायद उनका मैसेज आ रहा है, बता रहे हैं कि सर प्लीज बताइए, है ना। हाँ, यूपीएससी में इसके सिलेबस का या इसकी डिग्री का तो मैटर नहीं करता। आप डिग्री से अगर कहें कि
सीए किया है बंदे ने और यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है, तो इससे वो बेनिफिट तो उसको कोई अलग से नहीं मिलेगा डिग्री का। हाँ, लेकिन उसको जो एबिलिटी है उसकी खुद में सीए करने की जो क्षमता आई है और उसने जो क्लियर किया है उससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और रहा सवाल कोर्स का, तो कोर्स ऑफ सिलेबस में देखा जाए तो कंटेंट इसके अकाउंट, टैक्स, ऑडिट और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, और आजकल अभी फाउंडेशन में इसमें जनरल अवेयरेंस भी शामिल कर दिया गया है। जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश वगैरह सब इसमें शामिल कर दिया गया है सीए के कोर्स में। तो आजकल तो देखा जाए तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और कई स्टूडेंट करते हैं। सीए के बाद मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने यूपीएससी का सोचा है और टारगेट यही बनाया है कि सीए के बाद यूपीएससी करें, क्योंकि इससे ये नहीं कि आप सीए में आप ये सोच रहे हैं कि सीए में यूपीएससी करने के बाद मतलब यूपीएससी करने से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है इसीलिए कर रहा है ये, या फिर आपको सीए से सक्सेस नहीं मिल रही इसलिए कर रहे हैं। आप सीए कर चुके हैं, सीए के बाद में यूपीएससी से आप गवर्नमेंट में जाते हैं, तो आपका रेपुटेशन जो बनेगा ना, वो जो रेपुटेशन बनेगी वो अलग ही होगी। जो आपकी नॉलेज होगी और जो आपकी रेपुटेशन होगी वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी। हाँ, नॉलेज का दायरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका नॉलेज का दायरा। इससे कोई बाउंडेशन आने वाली नहीं है कि सीए में आप फिर आदमी और कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ करिए, आप फ्री हैं। ऐसा कभी ऐसा जिंदगी में आया जैसे आपने लंबे समय तक तैयारी की, तो ऐसा कभी लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, अब बहुत हो गया, छोड़ देना चाहिए, उम्र भी ज्यादा हो रही है, छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी? और डिमोटिवेशन जो आता है बच्चों में, अक्सर थोड़ा सा प्रयास किया, 1-2 बार अटेम्प्ट दिया, इसके बाद नहीं हुआ तो छोड़ने की तैयारी में आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ कोई किस्सा बाकी? एक ही बार ऐसा हुआ था, एक बार मतलब जो आईपीसीसी का जो स्ट्रगल हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। आईपीसीसी में मैंने फर्स्ट ग्रुप निकाला था। पहले मैं अपना बताऊं, मैंने निकाल नहीं पाया था बोथ ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप निकालने के बाद मैंने आर्टिकल से रजिस्टर कर ली थी, क्योंकि उसमें समय लगने था। तो मैंने सोचा कि आर्टिकल से रजिस्टर करूँगा। और एक चीज़ ये भी हो जाता है कि बैकग्राउंड अगर आपको ना पता हो, आपके साथ में आपको पीछे से बताने वाला ना हो। मुझे मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है, तो कोई ये सजेशन देने वाला नहीं था खास कि आप एक काम करिए, पहले सेकंड ग्रुप भी निकालिए। तो मैंने निकाल लिया था, फर्स्ट ग्रुप निकाला और मैंने आर्टिकल से रजिस्टर कर ली। और फिर आज में 3 साल का स्ट्रगल आर्टिकल शिप में किया, तो उसमें मैं 3 साल में फिर आज में सेकंड ग्रुप नहीं निकाल पाया था। 3 साल आर्टिकल से पूरी करने के बाद मैंने 3 साल जो लास्ट का था उसमें मैंने फिर आज में सेकंड ग्रुप निकाल पाया। तो मुझे ये लॉस हुआ वहाँ पे। तो इस लॉस के कारण मैंने फिर आज में अपनी जो फाइनल की प्रिपरेशन है उसको डिले करना पड़ा, और उसको डिले किया तो थोड़ा टाइम पीरियड वो बढ़ गया। अब वहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यार इतना मतलब स्ट्रगल जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को देखता था, आपको भी देखता था, सबको देखता था कि यार सबने स्ट्रगल कर लिया है अपना अपना लाइफ का, सब अपने आगे बढ़ चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है। हाँ, तो सबको मैंने देखा कि यार सब आगे बढ़ चुके हैं। जो बिजनेस कर रहे थे बिजनेस में आगे बढ़ गए हैं, जो अदर कोर्स कर रहे थे वो आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं सबसे पीछे रह जा रहा हूँ। हर साल 12th से नए स्टूडेंट निकल रहे हैं, मैं पीछे रह जा रहा हूँ। तो मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे कुछ और स्ट्रगल कर लेना चाहिए। मैं उतना तो बिजनेस में कमा दूंगा। अगर मैं 4 साल 3 साल 5 साल बिजनेस में दे दूँ तो मैं बिजनेस में कमा सकता हूँ। बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है, बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है। लेकिन फिर बाद में मैंने छोड़ने का जब डिसीजन लिया तो मैंने सोचा कि क्या करूँगा, ये देखो करूँगा क्या। बिजनेस में कोई लाइन देख के मैं लोन लेके या फिर कहीं से भी फंड इकट्ठा करके कर लूँगा, चलो ठीक है। लेकिन मैं करूँ क्या, ऑप्शन क्या है? पहले में नॉलेज भी चाहिए। नॉलेज के साथ में मुझे ये चाहिए कि लाइन कौन सी पकड़े बिजनेस के लिए। तो फिर मैंने खूब सोचा कि कोई लाइन पकड़ी जाए, तो नई लाइन नहीं मिली ऐसे अचानक से। फिर मैंने जॉब का सोचा कि चलो ठीक है कुछ समय जॉब कर लेते हैं। जॉब करके कुछ लाइन भी मिलेगी, कुछ समझ में भी आया कि मुझे क्या करना है। अगर बिजनेस करना है तो क्या करना है, बिजनेस में क्या शुरू करें, स्टार्टअप क्या रहेगा। तो मैंने जॉब की। जॉब करने के बाद मैंने पाया, मतलब जितने भी कलीग्स मिले मुझे तो सबने यही सजेशन दिया कि आप क्यों छोड़ रहे हो, आप जॉब करोगे कितना कमा लोगे, 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 मैक्सिमम। कॉमर्स फील्ड में या फिर अदर फील्ड में भी अगर जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा पे नहीं करता,
आपको ज़्यादा पे करेगा भी तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एडवांस उनको कुछ दे रहे हो, तो शायद वो आपको 40-50 तक दे दे, 40 तक दे दे। आजकल इतना नहीं है स्कोप कि प्राइवेट सेक्टर आपको इतना दे रहा है, वो नया एम्प्लॉय रिक्वायर करना पसंद करता है। आपको ज़्यादा देने से अच्छा वो नया एम्प्लॉय रिक्वायर कर लेगा, तो फिर आप रह जाओगे। तो फिर बाद में मैंने ये सोचा कि अगर स्ट्रगल करना है और फिर बाद में स्ट्रगल करके भी मुझे इतना नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं इसको छोड़ूं तो ये अच्छा नहीं है। सबने सजेशन यही दिया और फिर बाद में मुझे भी लगा कि यार स्ट्रगल सीए से बेटर कोई चीज़ है ही नहीं है, तो मैं इसको छोड़ूं क्यों। फिर मैंने ये कंटिन्यू करने का सोचा कि यार सब चीज़ें चलती रहेंगी, मैं पढ़ाई के साथ में मतलब इसको जॉब के साथ में सीए करूं तो बेटर है। तो मैंने फिर बाद में सीए को ही किया और फिर बाद में मैंने इसको निकाला। घर वालों का ऐसा कभी प्रेशर रहा हो कि नहीं तुम्हें करना ही है? सीए में ऐसा क्या? सीए में छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। अगर आप सीए में आते हो तो मतलब एक ही लाइन कहना चाहूँगा इसके लिए छोड़ने और करने के बारे में मैं, कि अगर आप सीए करना चाहते हैं, आपको मन में आता है कि सीए करना है, तो आप पहले सीए ज्वाइन करने से पहले 1000 बार सोचो। 1000 बार क्या आप 10,000 बार सोचो सीए करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। लेकिन अगर आपने सोच लिया है एक बार और ज्वाइन कर लिया, तो चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप फाइनल में हो, चाहे आप फाइनल का लास्ट ग्रुप हो, आप उसको गिव अप मत करिए, आप उसको छोड़िए मैंने मत। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हमारे एक ब्रदर हैं तो वो बेसिक फर्स्ट हाँ। जो है उसका ये का निकाल चुके हैं। अब वो ये भी कल उन्होंने हाँ। देखा तो इसके बाद उन्होंने कहा आगे की भी पूछ लीजिएगा सर से क्या बात है, आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ। लास्ट को पुणे में तैयारी कर रहे थे, लॉकडाउन लग गया, जस्ट वो घर हाँ। आ गए। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि सीए में गिव अप करना नहीं चाहिए। सी में उतर अगर आप गए हैं तो फिर आपको गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार गिव अप किया तो आप भले ही आप बिजनेस में उतर जाएं, भले ही आप जॉब में उतर जाएं, आपको ये अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया, मैंने कुछ लॉस कर दिया। पहला तो ये सबसे बड़ा लॉस है। उसके बाद में दूसरा लॉस ये है कि आप वो चीज़ आप पा नहीं पाओगे जो आप पाना चाहते थे, क्योंकि आपको एक हारने का मतलब जो है अनुभव हर समय रहेगा फिर बाद में आपकी ज़िंदगी में कि मैं हार गया। आप गिव अप क्यों करें? सोचिए, आप आज तक की डेट में सीए के आईसीआई के 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 60 साल होने को है, तो इसमें आज तक की डेट में 3 लाख के करीब सीए हैं सिर्फ, ओनली 3 लाख सीए हैं, इससे ज़्यादा सीए नहीं है। इनमें से आपका भी एक नाम? हाँ हाँ हाँ, तो वो मेरी खुशनसीबी है कि उसमें नाम लिखा गया है मेरा। तो 3 लाख मेंबर हैं अप्रोक्स में। तो आप सोचिए कि इंडिया की 130 करोड़ की आबादी में और जिसमें अच्छी संख्या में कंपनियां भी हैं, अच्छे बिजनेस भी हैं, सब हैं, 3 लाख जो उनकी सीएस की आबादी है सिर्फ, तो उनके लिए सफिशिएंट रोजगार है, सफिशिएंट उनके लिए काम है। आप करिए, इसको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जब ये कर लेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि आपको भले ही ऐसा हो सकता है कि 6 महीने साल भर आपको लगे कि यार कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन आप 4 साल बाद देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि यार मैंने बहुत अच्छा किया जिससे ये पूरा कर लिया। अगर मैं नहीं करता, मैं हार जाता, तो शायद मैं जिंदगी में वो चीज़ नहीं पा पाता, वो सुख नहीं मिल पाता जो मुझे ये करके मिल गया। अच्छा, ये जरूरी होता है क्या चश्मा जो गॉगल लगाते हैं, ये जरूरी होता है क्या कि मतलब लगाना ही पड़ता है या जरूरी हो जाता है? नहीं, वो तो देखिए, आप किताबों के साथ में जब जुड़ेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि आपको चश्मा लगता ही है। तो वो तो लग ही जाता है। ऐसा जी। एक और सवाल कई आ रहे हैं, लेकिन सवाल मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल लास्ट में मैं जो डाउट्स हैं, साथ ही कुछ लोगों को ये लगता है जैसे इंटरव्यू वगैरह बड़ी कंपनियों में आप दे रहे हैं जैसे, तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा क्या? कम्युनिकेशन सभी जगह पर जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर करती है, आपको किस लेवल पर जॉब मिलेगी। इंग्लिश, अगर आप अच्छे स्पीकर इंग्लिश, देखिए मैंने बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर देखे हैं अभी। हाँ, क्या बोला आपने? इंटरव्यू के लिए?
हाँ, इंटरव्यू के लिए जो आईसीआई है कई सारे प्रोग्राम कंडक्ट कराती है। मैंने कई सारे प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें से, और मैंने मतलब लाइव प्रोग्राम अटेंड किया, तो मैंने सभी मतलब जो सालों का एक्सपीरियंस लिए, 10 सालों का एक्सपीरियंस लिए, उन्होंने सेशन लिए हैं। उन्होंने साफ बताया कि आपकी लैंग्वेज कभी भी से मैटर करती ही नहीं है। हाँ, ये है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ इंग्लिश के कारण आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, या आपको उस लेवल पर नौकरी नहीं मिलेगी जिस लेवल पर आप सोच सकते हैं, या फिर जिस लेवल पर आप चाहते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इंटरव्यूअर से पूछेंगे, बल्कि कि एक बार कहेंगे कि सर क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, तो वो इस बात से ये नहीं करेगा कि सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, बल्कि वो ये कहेगा, वो उसका ये थिंकिंग होगा कि ये इसमें एबिलिटी है कि वो अपनी जिस लैंग्वेज पे कमांड है उस लैंग्वेज में बोलना चाहता है। तो जैसा कि यूपीएससी इससे आपको यूपीएससी और स्टेट हाँ, की अदर, यूपीएस में हाँ, तो इनमें इंग्लिश बोलिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। यूपीएससी में वैसे मैंने इंटरव्यू देखे हैं यूपीएससी वालों के, कुछ इंटरव्यू देखे कई सारे आईएएस वगैरह के, उसमें तो सारा हिंदी में बोलते हैं वो, बल्कि उसमें जो क्वेश्चनिंग होती है हिंदी में अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग देखते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्टेड होते हैं। हाँ, ये मैटर थोड़ा सा अलग है कि इंग्लिश मीडियम में जो बेसिक लर्निंग है वो इन डेप्थ है, उसके कारण से उनकी जो एबिलिटी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो सकती है। आप इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंग्लिश एक कल्चर्ड लैंग्वेज है, एक उसमें शिष्टाचार है वो ज़्यादा है, इसीलिए कुछ लोगों को ये मतलब कुछ लोगों में ज़्यादा एबिलिटी आती है इंग्लिश से कि उन्होंने ज़्यादा शिष्टाचार सीखा होता है। इंग्लिश को शिष्टाचारी ही कहा जाता है। इंग्लिश जो इंग्लिशर्स हैं, जो अंग्रेज आए, उनकी लैंग्वेज में, उनके रवैये में शिष्टाचार बहुत ज़्यादा रहा। अपने में संस्कार ज़्यादा है और शिष्टाचार भी है, लेकिन उनमें शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो वो शिष्टाचार के कारण उनकी जो बेसिक लर्निंग की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हैं सारी चीज़ें, इस कारण से थोड़ा सा अंतर आता है। बाकी लैंग्वेज बैरियर नहीं कहीं कहीं। आप ये सोचें कि आपको लैंग्वेज बैरियर हो जाएगी, आपको हिंदी लैंग्वेज के कारण आप निकाल नहीं पाओगे, तो ये थिंकिंग सही नहीं है। आप निकाल सकते हो, हिंदी में आप सब कुछ कर सकते हैं। जो रिटन पेपर होते हैं उनमें क्या कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यूपीएससी का तो अभी मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, आप अगर सीए का पूछेंगे तो मैंने सीए जैसे मैंने बताया आपको, सीए में मैंने हिंदी मीडियम था, लेकिन जो सीए का फाइनल का कोर्स है वो करते करते, सीए का इंटरमीडिएट का कोर्स करते करते, और आपकी जो 3 साल की कंपलसरी आर्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसको करते करते आप इतने दोनों भाषाओं में रम जाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के तो आपको बेसिक है ही, और इंग्लिश में भी आप ट्रेनिंग करते करते, या अखबार वगैरह भी कुछ ऐसा, डेली न्यूज़पेपर। अखबार, वही मैं बता रहा हूँ जो आप 3 साल ट्रेनिंग करते हैं ना, जो ऑफिस में आप खुद जाकर 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, अपने बॉस को फेस करते हैं, अपने कलीग्स को फेस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को फेस करते हैं, उनमें आप और अपनी जो कोर्स ऑफ मटेरियल है, जो मॉड्यूल्स हैं, इनसे आप जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इनको पढ़ने पर, इनको समझने पर, और जो अपने टीचर से जो सीखते हैं, इसको लर्न करने पर आपकी लैंग्वेज पे इतनी कमांड आ चुकी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं। ये आपको इंग्लिश में ही कवर करनी पड़ती है, क्योंकि हिंदी में उतना जो पेचीदा चीज़ें होती हैं वो शायद नहीं समझ पाते, इसीलिए वो आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करनी पड़ती है। और आपके टीचर्स आपको बाकायदा पूरी तरह से वो इसी के सेंटेंस वाइज सिखा देते हैं। आजकल कोचिंग में टीचर्स ने बहुत अच्छा जमा लिया सीएस में, पहले ये नहीं था। पहले तो कोचिंग के लिए मतलब तरस जाते थे लोग, तो आजकल जो कोचिंग में सब लोग जो हैं वो सभी ने एक एक मतलब सेंटेंस को समझा इस तरीके से बता देते हैं, एक एक चीज़ को इतना तरीके से बता देते हैं कि आप में इंग्लिश भी कन्वर्जन करने की पूरी एबिलिटी आ जाती है, और वो ही एबिलिटी आपको फाइनल तक ले जाती है और फाइनल से बाहर निकालती है। तो मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं बनती, आपको कन्वर्जन हो ही जाता है फाइनल करने का तक। मैंने जो लिखा था पेपर 90% मैंने इंग्लिश में ही लिखा था, 95% इंग्लिश में ही लिखा था, 5% मैंने हिंदी का यूज़ किया था, वो भी वहाँ जहाँ मेरे कॉन्सेप्ट काम में आने। मुझे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी थी, हिंदी की ज़रूरत पड़ी थी पेपर में,
तो मैंने हिंदी ऑप्शन ही ऑप्ट किया था। जो सीए फाइनल का एग्जाम है दोनों माध्यम में दिया जा सकता है, हिंदी में भी दिया जा सकता है, इंग्लिश में भी दिया जा सकता है। मैंने हिंदी ही चूज किया था, इसलिए नहीं कि मैं जैसे इंग्लिश बनेगी नहीं, बल्कि इसलिए कि जो बेसिक चीजें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, शायद जो 3 घंटे की। दो क्वेश्चन आ गए, तो मैं ये चाहता हूँ पहले उन क्वेश्चनों का आंसर दे दिया जाए। एक हमारे ख्याल बेपरवाह है, तो उनका क्वेश्चन है कि सीए वाले यूपीएससी ऑफिसर की रेपुटेशन और नॉर्मल यूपीएससी ऑफिसर की रेपुटेशन में क्या अंतर होता है? देखिए, यूपीएससी के पहले अगर आपने सीए कर लिया है तो आपकी रेपुटेशन में 4 चांद तो लगनी है, क्योंकि आपने पहले ही सीए का जो कोर्स कर लिया है वो ही इतना सफिशिएंट होता है कि सीए के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। कमिटेड अचीवर्स, सीए के लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, कमिटेड अचीवर्स। बहुत अच्छा ने पूरा सब आईसीआई ने एक क्लिप निकाली थी कमिटेड अचीवर्स इसके लिए। तो इसमें आप जो अचीव कर चुके हैं, जो अपने कमिटमेंट से सीए में आपने अचीव कर लिया, जो क्वालिफिकेशन आपने ले लिया है, उसके बाद आप यूपीएससी से आप आईएएस बने, आप और बड़े अधिकारी बने, तो आप नॉलेज को, जो सीए की नॉलेज आपने ली है, 3 साल आपने जो आर्टिकल से किए, अपने बॉस को झेला है, आपने अपने क्लाइंट को सर्विस दी है, उस नॉलेज को आप अपने देश के लिए लगा पाएंगे। तो इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है? और एक और है, अगर प्रियंका बघेल का क्वेश्चन है कि सर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं क्या? हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर दे सकते, वही मैं आपको पूरी बात बता रहा था कि मैंने अपना 95% पेपर इंग्लिश में ही लिखा था। ऑप्ट मैंने हिंदी किया था, लेकिन मैंने अपना 95% जो एग्जाम है मैंने इंग्लिश में ही लिखा था। 5% जहाँ पर कॉन्सेप्ट थे, मैंने अपनी लाइफ में कहीं पढ़े थे, वो लिखने के लिए मैंने हिंदी ऑप्शन को ऑप्ट किया था कि कहीं से भी मैंने लाइफ में पढ़ा होगा तो वो मैं अपना उतार सकूँ उस कॉपी में। उस 3 घंटे के जो टाइम होता है उसमें आप को इतना समय नहीं होता कि आप दोबारा से उस सेंटेंस को, उस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करें। तो उस कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए मैंने हिंदी ऑप्ट किया एग्जाम में, कि मैं जो अपने लाइफ टाइम में जहाँ पर भी जो भी पढ़ चुका हूँ, जो भी सीख चुका हूँ, वो उस पेपर को उतार सकूँ 3 घंटे में। इसलिए मैंने हिंदी ऑप्शन ऑप्ट किया था। अदरवाइज मैं इंग्लिश में लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। कन्वर्सन हो जाता है इसका, फाइनल तक आप जब स्टडी करते हैं, इसका कोर्स ऑफ मटेरियल ही इतना अच्छा ज़्यादा है और इतना सफिशिएंट है। लेंदी कोर्स कहा जाता है इसको, सबसे टफेस्ट और सबसे लेंदीएस्ट कोर्स कहा जाता है सीए को। और देखा जाए तो एक और चीज़ कही जाती है इसके बारे में, सबसे चीपेस्ट, मतलब चीपेस्ट इन द सेंस वैसा नहीं कि ये नीचे है, चीपेस्ट मतलब कि इसमें कम से मतलब सबसे रेयर खर्चे में ये किया जा सकता है। मतलब जो निचले स्तर के लोग होते हैं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है घर में, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी इसको करके अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये आईसीआई का कोर्स दिया गया है, बहुत अच्छा है। मतलब इसमें निचले स्तर को के आदमी को ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ी दे के रहती है। और एक क्वेश्चन और आ रहा था रात में, कल मैं जब ऑनलाइन था तो ट्विटर पे आया कि जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में? हाँ, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये जो मनमोहन सिंह लागू की गई, हाँ, वित्त मंत्री थे जब से 1990 के आसपास, तब से, इसके बारे में आपको क्या कहना? कल का एक क्वेश्चन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, देखिए अगर आप प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं तो इससे बेनिफिट तो हो रहा है, देखने के लिए हो रहा है। मेरे थिंकिंग प्राइवेटाइजेशन पे नहीं है। अगर आप जो मैनेजमेंट, अगर आप गवर्नमेंट की कंपनी कमा नहीं पा रही है या सर्वाइव नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोच पाती कि प्राइवेट सेक्टर को अगर वो बेच देगी। आप सोच के देखिए, आप रेलवे का, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे वैसे नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन कहने के लिए एग्जाम्पल दी, रेलवे, टेलीफोन वगैरह वगैरह, इन कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में आप जाके देख लीजिए, टेलीफोन सेक्टर में या फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जाके देख लीजिए,
कि BSNL या चलो पर्टिकुलर नाम ना लिया जाए, अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर उसी चीज में कमा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कमा रहा। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फॉल्ट है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फॉल्ट है। तो इस कारण से बेचना सही नहीं है मेरे ख्याल से, बेचना नहीं चाहिए उनको। उनको मैनेजमेंट में कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ फॉल्ट हो रहा है। फॉल्ट मैंने तो ये एनालाइज किया है, सच बताऊं तो, कि गवर्नमेंट का जो लॉस का कारण है मेन फिक्स सैलरी है। उनको इस चीज को रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है कि गवर्नमेंट का जो बेसिक रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका मतलब बहुत सारा जो पार्ट है वो सैलरी में बढ़ जाता है और उनको वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। प्राइवेट सेक्टर उसी चीज से आउटपुट निकाल लेता है और सर्विस दे देता है और कमा लेता है। तो प्राइवेटाइजेशन अगर सक्सेस का या ग्रोथ का अगर रीजन समझे तो ये मैं नहीं समझता। मुझे ये सही नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन कोई भी सक्सेस का या ग्रोथ का कुछ लोगों का कारण बन नॉर्मली सकता है। हाँ, होता है कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, CA, उनका बेसिक काम जो रहता है, बेसिक काम में बैलेंस शीट बनाना और F रिटर्न फाइल करना और डेबिट करना। इसके अलावा उनको इससे आगे थोड़ा और अगर जानकारी हो कि CA के और क्या क्या काम ये होते देखिए, हैं ये और बहुत क्या क्या काम होते अच्छा हैं, आपने तो ज्यादा बेटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लोग यही सोचते हैं कि CA मतलब बैलेंस शीट या CA मतलब टैक्स या CA मतलब रिटर्न। हाँ जो जो जिसको रिक्वायरमेंट रहती है वो उनका वही सोचना रहता है कि वही CA का मतलब है। लेकिन CA का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है। CA का मतलब एक पूरा कल्चर है, पूरा प्रोसेस है, पूरा एक अपनी स्ट्रगल है और पूरी एक उनकी अलग एक लाइफ हो जाती है। लाइफ प्रोफेशन है CA, जिसमें आप एक बिजनेस के फॉर्मेशन से लेकर उस बिजनेस की ग्रोथ, उस बिजनेस के सक्सेस और उस बिजनेस के जो कंप्लायंस होते हैं, जो उस बिजनेस के लिए लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सबको पूरा करता है। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन होता है उसको ये नॉलेज नहीं होती कि आपको बिजनेस को खड़ा कैसे करना है। मतलब बिजनेस को वो तो खड़ा कर लेगा, वो सेल कर लेगा, वो परचेज कर लेगा, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटाना वो देख लेगा, लेकिन लीगल की जो कंप्लायंस है वो शायद वो नहीं जानता होगा। तो हर एक बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो अकाउंट है या फिर उसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, इन सबको CA ही पूरा करता है बेसिकली। क्योंकि उनकी कोर्स ऑफ मटेरियल सारी नॉलेज यही होती है कि आपको लॉ क्या कह रहा है, आपका बिजनेस के लिए जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होंगी। कंपनी की कंप्लायंस जो है इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको कोई बेसिकली जो कंपनी को चालू करते हैं शायद वो ना कर पाए। अभी जो बेसिक ट्रेंड ये है, कुछ लोग CA को पहले से ही अपॉइंट करके रखते हैं कि वो कंप्लायंस को कंपनी को खड़ा करने में और कंपनी की कंप्लायंस करने में साथ में खड़ा रहे। तो एक अलग से रखा ही जाता है CS और CA, जरूरी होता है इनके लिए। तो ये सिर्फ टैक्स तक या फिर बैलेंस शीट तक या फिर ऑडिट तक लिमिटेड नहीं है। ये सब सभी कुछ दिखता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस को रन करने और बिजनेस की ग्रोथ तक। प्रियंका बघेल जी, और कहा जाए तो बिजनेस को एंड करने में प्रियंका बघेल जी एक सवाल कर रही कि सर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर CA आर मनी माइंडेड पर्सन, तो ये क्या सही है? मनी माइंडेड पर्सन। देखिए, प्रियंका बघेल जो है मेरी बहुत अच्छी कलीग हो चुकी है, वो जूनियर है बहुत अच्छी। तो उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे ये कि CA मनी माइंडेड हो जाता है। ऐसा लगने लगता है क्योंकि जो CA का मतलब प्रोफेशन है उसमें इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमिक्स अपना पढ़ते हैं उसको पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड भी ये हो जाता है कि हमें जब तक प्रॉफिट नहीं दिखता तब तक हम उस चीज़ पे जाने की सोचते ही नहीं। हमें जब तक ये नहीं दिखता कि यार इस चीज़ को करने से कोई फायदा है क्या, तब तक हम उस चीज़ को नहीं करते। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि मनी माइंडेड है, लेकिन ये मनी माइंडेड वैसे नहीं होता। ये बेनिफिट इसलिए देखते हैं कि कोई चीज़ करने से अगर फायदा नहीं है तो हम उसको क्यों करें। अगर किसी चीज़ से लॉस होना है, हमारा लॉस नहीं किसी और का भी लॉस होना है, तो उसको क्यों करें। ये इकोनॉमी की जो ग्रीन बड़गे जी हैं, तो इन्होंने शहडोल से अपनी कोल माइन से पॉलिटेक्निक की है और
रिसेंट में ये जो है तो जॉब कर रहे हैं गुजरात में रेलवे डिपार्टमेंट में। इनका क्वेश्चन ये है जी कि सर हाँ टेक्निकल एनालिसिस बुक इन हिंदी जो है हाँ उसके बारे में बताइए। कौन सी बुक? टेक्निकल एनालिसिस बुक हिंदी, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हाँ बता देते। टेक्निकल बुक कौन से रिलेशन में, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। सीए से रिलेटेड है कि ये? सीए से रिलेटेड है सर। कल भी इनका रात में टेक्निकल मैसेज आ बुक रहा था, बाद में भी आ जा रहा था। ये पूछना चाहते हैं कि सीए में जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से, शायद ऐसा। हाँ शायद, आई होप शायद। बाकी क्वेश्चन वो हाँ आगे तो भी कर सीए सकते हैं, में आप बताइए। हाँ हाँ, सीए में अगर टेक्निकल सब्जेक्ट माने जाए तो सारे ही टेक्निकल हैं। इसमें वो अगर आप थ्योरी के किसी सब्जेक्ट की को अंडर एस्टिमेट करना चाहे तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप ये सोचते कि थ्योरी है। ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, ये है थ्योरी। लेकिन अगर आप इनको थ्योरी के नज़रिए से पढ़ेंगे, ITSM हो गया या वो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इसको आप थ्योरी समझ के अगर पढ़ लेंगे तो आप कभी भी सीए नहीं निकाल पाएंगे। इनका कहना अगर एक आपने और ये था, सोचा कि ऑडिट दोपहर में मैसेज आ रहा था, तो टेक्निकल एनालिसिस बुक इन हिंदी, जो टेक्निकल एनालिसिस आप कर रहे हैं उसके लिए बुक जो प्रेफरेंस दी जाती है तो हिंदी में कुछ उस बुकों के बारे में वैसा बताने की शायद कोशिश कर रही हूँ या पूछना चाह रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बुक सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनका क्वेश्चन अच्छी तरह से। सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखिए अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है किसी सब्जेक्ट में, अगर आप ये क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट उठाएं टेक्स्ट या सब्जेक्ट उठाएं हम अकाउंट्स को उठाएं या SSM को उठाएं या FR को उठा लें, तो इनके रिगार्डिंग हमें कुछ एनालिसिस करना है या लॉ में कुछ एनालिसिस करना है कि आज का लॉ क्या कह रहा है, तो उसके लिए काफ़ी सारे पब्लिकेशंस आते हैं, उनसे आप रेफर करिए और देखिए कि उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था या उससे रिलेटेड केस में क्या हुआ, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी राइटर को या फिर किसी भी बुक को रेफर करें इसके लिए, फर्दर बुक को। इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है सिर्फ सीए कोर्स के लिए है। हाँ, ये नहीं है कि वो सिर्फ सीए मतलब एक छोटी सी नॉलेज है, वो कंप्लायंस पूरी नॉलेज देते हैं आपको, पूरे वर्ल्ड के लिए स्ट्रगल करने के लिए नॉलेज देते हैं। लेकिन आपको अगर फर्दर कोई एनालिसिस करना तो आप रेफर कीजिए किसी भी केस लॉ पर, किसी भी कहीं पे भी जो भी आती है तो उनके लिए अलग से बुक निकालिए और उसको रेफर करिए। इनका कहना है कैंडलिस्टिक टेक्निकल एनालिसिस, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस तो इसमें नहीं है, कह सकते हैं हम। क्या बोला आपने? कैंडलिस्टिक जो टेक्निकल कैंडलिस्टिक जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके लिए बुक की बात कर रहे हैं। हाँ, आपका वर्ड एक्चुअली क्लियरली यहाँ सुनाई नहीं दिया मुझे भी। इनका जो बुक का अभी बता रहे थे, तो इनका बुक का जो है तो कैंडलिस्टिक टेक्निकल एनालिसिस, इसके लिए बुक पूछ रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते। नहीं, देखिए सीए के लिए अगर देखिए बेसिकली मैंने अभी सीए किया है, मैंने यूपीएससी किया नहीं है, तो कॉम्पिटिशन की बुक जो होती हैं उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, सच बताऊं तो। हाँ, अगर सीए के लिए आप एनालिसिस किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी केस में आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें पर्टिकुलर केस लॉज के लिए बुक्स आती हैं, तो आप उसके लिए रेफर कर सकते हैं उनको। इसके लिए अलग से कोई ऐसी राइटर की बुक नहीं है जो आप किसी पर्टिकुलर राइटर सोच लें कि ये राइटर ही है, यही देते हैं। आप किसी को भी मतलब किसी भी केस लॉ को पकड़ सकते हैं और केस लॉ के बेस पर आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। अंकित जी, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर दीजिएगा, मैं पूरी जानकारी हाँ, इसके लिए आप एक काम करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली कि आप किस रिलेशन में पूछना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि जो सीए है तो इसमें जो इनका अंकित जी का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें ये था कि एनालिसिस के लिए अच्छी बुक जो टेक्निकल में हो, तो उसके बारे में कोई राइटर का नाम सजेस्ट करिए, अगर हो तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल सकते।
किसी सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं आप या सभी सब्जेक्ट के लिए? सभी सब्जेक्ट के लिए। सभी सब्जेक्ट के लिए बेसिकली वैसे आजकल जो कोचिंग्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपने नोट्स सफिशिएंट दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं अपने लिए कि आपको इतना ही कंटेंट पढ़ना है। और सभी जो राइटर्स, जो टीचर्स हैं, ऑथर हैं, वो अपना इतना स्टडी मटेरियल सफिशिएंट देते हैं जो आपके लिए इसी कोर्स के लिए सफिशिएंट है। पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम अभी लेना या फिर ऑथर का नाम लेना तो शायद सही नहीं है। आप पर्टिकुलर नाम अगर चाहते हैं तो आप मुझे इससे अलग से कांटेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर स्टडी जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल हैं उनका कोर्स देख लेते हैं, आप किसी भी राइटर को, किसी भी ऑथर को या फिर किसी भी टीचर को लीजिए और साथ में अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को देखिए कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का कोर्स क्या कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो पूरा कवर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो ठीक नहीं है। पर्टिकुलर नाम में सिर्फ उसमें जी एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जी वो होम लोन और पर्सनल लोन में इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों होता होम लोन और पर्सनल लोन, देखिए होम लोन जो है कि आप किसी प्रॉपर्टी को रख पाएंगे तो आपको बेसिकली वो कम इंटरेस्ट का मिल जाएगा। लेकिन आप पर्सनल लोन लेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा उस पर। और पर्सनल लोन पे आपकी सिक्योरिटी कम ही होती है। आपका जो रेपुटेशन है उसकी बेसिस पे होता है, वो आपके बिजनेस पे होता है। बिजनेस कोई एग्जिस्टिंग तो है नहीं है, लीगल एक फॉर्मेशन है, तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बेसिकली, और कुछ नहीं। उस पर सिक्योरिटी लेवल अलग होता है और होम लोन पे सिक्योरिटी लेवल अलग होता है। इससे ज़्यादा उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे। और सीए में एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन कि एसेट, सर एसेट क्या होता है? एसेट एसेट ये किसका क्वेश्चन है वैसे? ये हमारे पास जो है तो कल रात में मैसेज आया था, तो मैंने कहा था मैं जरूर अच्छा, वो डिफाइन कर दीजिए ठीक थोड़ा है। asset के बारे में। वो मुझे लगता है कोई भी आप कर रहे हैं इसलिए शायद वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखिए ये क्लास तो नहीं चल रही है वैसे अपनी, लेकिन अगर उसने पूछा है तो मैं इतनी कह सकता हूँ कि आपकी कोई भी असेट आपके लिए, मतलब कोई भी जो आप फ्यूचर में आपको हेल्पफुल रहे ग्रोथ के लिए, और कहते हैं ना डीप डेफिनेशन में जाए तो 1 साल से ज़्यादा की लाइफ लॉन्ग हो और आपके लिए फ्यूचर में वो काम आए, तो आपकी असेट है। नहीं। अगर जो आपको फ्यूचर में काम नहीं दे सकती तो असेट नहीं है। और एक जैसे यूपीएससी वगैरह में, यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस है, तो इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि यूपीएससी है जैसे तो ऑनलाइन स्टडी ज्यादा चल रही है इस समय, तो सीए के बारे में आपका क्या कहना है? सीए के बारे में, सीए में जो है ये आप कोरोना का जो पेंडेमिक देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन की थीम पे आ चुके हैं, लेकिन सीए तो उसके पहले ही आ चुका था 2018, और देखा जाए तो 16 और 17 से मतलब जो मैक्सिमम टीचर्स हैं ऑनलाइन पे ही उतर आए थे, क्योंकि सीए का कोर्स है जो रिक्वायरमेंट ऐसी है उसकी कि जो स्टूडेंट है वो 3 साल जो आर्टिकल से ट्रेनिंग होती है उसके बीच में उनको अपना फाइनल की क्लासेस पूरी करनी होती है। तो उस जर्नी के लिए उनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है कि आर्टिकलशिप कहाँ पर है, किस लोकेशन पे उन्हें क्लासेस ज्वाइन कर ली, उनको क्लासेस छोड़नी पड़ रही हैं। इसलिए वो पहले से ही स्ट्रगल करके टीचर्स ने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुके थे। अभी तो ऑनलाइन में भी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो सीए तो पूरा ऑलमोस्ट ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। और सारा कुछ जो प्रियंका जी का एक सवाल है कि सर प्लीज टेल अस अबाउट योर वीकनेस ड्यूरिंग सीए प्रिपरेशन। जब आप कर रहे थे तब आपकी क्या वीकनेस थी जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया, तो ये जानना चाह रही हूँ। वीकनेस, देखिए वीकनेस सिर्फ इतनी थी, जब एक बार आप कोई चीज़ पाना चाहें और ना पा पाएँ तो आपको यही लगता है कि यार शायद मुझ में कमी, तो आप उसको ना निकाल पाएंगे, ना कर पाएंगे। आप एक बार हार गए तो शायद आपको ये नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, और मैं पहली बार में ना निकाल पाया था, तो मुझे यही भी चीज़ थी बस कि मैं एक बार में नहीं निकाल पाया, तो मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं ना निकाल पाऊँ, लेकिन मैं गिव अप करने वाला नहीं था, तो बस मैंने उसको कर लिया। मेरा एक टारगेट था कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत।
तो क्या? बस इसी सेंटेंस के लिए, हाँ, मान लो तो हार है, वरना ठान लो तो जीत। तो ठान नहीं, के बैठा था कि जब करना ही है। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि सर लिखते भी हैं। आप हमारा चैनल तो इंजीनियर रोहित सोंधिया, ये लाइक सब्सक्राइब करिए ही, राइटर रोहित सोंधिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पे हम अवेलेबल हैं। लेकिन सर को भी फॉलो कर लीजिए, जी, और सर भी आपको थोड़ा मोटिवेशनल और गाइडलाइन देते रहेंगे। और सर देखिए एक, स्टूडेंट्स के लिए जो, जी बोलिए। बोलिए बोलिए। स्टूडेंट्स के लिए एक दो लाइनों में एक बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस है जो मैं देना चाहूँगा। हम हर एक बिल्कुल। स्टूडेंट को मैं गाइडेंस देना चाहूँगा कि कम पढ़ो, कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और बार बार पढ़ो। ये मेरे गुरुदेव का मैसेज है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का। कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। जो भी पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो। अगर आप एक बार पढ़ के सोचो कि आप उसको हमेशा याद रख पाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसको रिवीजन के लिए क्या समझना है। रिवीजन के लिए एक जी, बार व्यक्ति, जैसे यूपीएससी में भी है और बाकी जी, जिनमें भी है, कि एक बार आप पढ़ लिया, हाँ, इसके बाद उसको रिवीजन का क्या आइडिया आपके पास था, किस प्रकार से करते थे आप? यही यही दो लाइनें यही तो कहती हैं कि आप कम पढ़ के और थोड़ा थोड़ा पढ़िए और बार बार उसको पढ़िए और बार बार उसको रिवाइज करिए। मतलब आपने एक बार कोर्स ऑफ सिलेबस है, उसको स्टेप वाइज आपने कंप्लीट कर लिया। आपका जो सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, यूपीएससी ले लीजिए, सीए ले लीजिए, दोनों अच्छे लेवल, दोनों एक ही लेवल पे मान लेते हैं। तो आप उनका जो कोर्स ऑफ सिलेबस एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, स्टेप बाइज आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप वो उसको कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे, तुरंत ही देखेंगे आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो शायद आपको पता भी नहीं कि आपने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। तो मैटर यही करता है कि आप पहले एक बार पढ़ लीजिए पूरा, फिर आप उसको रीड करने के बाद अनरीड कर दीजिए। मतलब आप ये सोचिए कि ये कि आपने पढ़ा ही नहीं था कुछ भी, और फिर आज ना आप बेसिक दोबारा से अपना जो फर्स्ट रिवीजन है आप बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये तो पढ़ लिया था, मैं इसको फिर से लाइन बाई लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ। आप अगर पहली बार एक बार कोर्स ऑफ सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं तो आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि आपने उसको पढ़ लिया। आप पूरा पढ़ने के बाद पहले लाइन वाइज लाइन पूरा उसको रिवाइज कीजिए। जो उसमें लिखा था, जैसा लिखा था कंटेंट, जहाँ से आपने पढ़ा था वहाँ आप मतलब इमेजिंग करके उसी तरीके से उसको पढ़िए जैसा आपने पहली बार पढ़ा था। और जब आपका ये पहला रिवीजन पूरा हो जाए, एक और चीज आ रही है कि मोटिवेशन। हाँ जी, आप रिवीजन के बारे में बता रहे थे, रिवीजन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इसके बाद पहले मोटिवेशन। रिवीजन, हाँ, इसको पूरा कंप्लीट कर ले कि आप रिवीजन को एक जो फर्स्ट जिसमें सीए में कहते हैं कि कम से कम 4 रिवीजन होना जरूरी है, मैं कहता हूँ 5 रिवीजन करिए। और पहला रिवीजन जो है आप बेसिक एक लाइन वाइज लाइन करिए। आप सब सोचना छोड़ दीजिए कि आपने कुछ पढ़ा था, आप भूल जाइए आपने कुछ पढ़ा था, क्योंकि आप ऐसे ही भूल जाएंगे। इतना लेंथी सिलेबस है कि आप एक बार पूरा करने के बाद आप खुद कहेंगे कि यार मैंने पहले दिन में क्या पढ़ा था या मैंने अभी तक क्या पढ़ा था, आप खुद भूल जाएंगे। तो आप लाइन वाइज लाइन, फर्स्ट रिवीजन लाइन वाइज लाइन करिए, दूसरा रिवीजन बगैर देखे करिए। दूसरा रिवीजन फास्ट रहेगा आपका, क्योंकि आपको को एक बार अंडरस्टैंड होने के बाद जो अपना रीड कीजिए और फिर बाद में अपनी लाइन वाइज लाइन पढ़ी थी, तो आपको जो चीज़ पहले समझ में नहीं आई थी वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी थी। तो अब आप उसको जब तीसरे नंबर का दूसरे नंबर का रिवीजन आएगा, अभी फर्स्ट नंबर का लाइन वाइज लाइन आया था, दूसरा नंबर का जो आपका रिवीजन है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि बगैर देखे करें। जो आपने पढ़ा है, जो आपको याद है, उसको बगैर देखे पढ़ें। आप ये सोचने छोड़ दें कि आपको कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। आप बिल्कुल फेयर आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपको कितना बनेगा। आप ये देखिए, हाँ, जो भी बन रहा है मैं बगैर देखे करूँगा। सेकंड रिवीजन में जो भी करूँगा बगैर देखे करूँगा। और फिर बाद में जब आपने जितना भी किया, आप पे जितना नहीं बना वो पढ़ेंगे आप सेकंड रिवीजन में। और थर्ड रिवीजन तक आप जब आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये तो मुझे बिना देखे ही करना है। थर्ड रिवीजन आपका अगर बगैर देखे होता है तो अच्छी बात, जो नहीं बनता वो देखिए आप थर्ड रिवीजन में। और फिर बाद में जो सेकंड रिवीजन था, सेकंड रिवीजन में आप पहले ही मार्क कर लीजिए जो आप पे नहीं बना था, वो आप पहले मार्क कर लें सेकंड रिवीजन में कि हम मुझ पे ये चीज़ें नहीं बनी, पढ़ी थी, एक बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, लेकिन नहीं बनी। तो वो चीज़ें पहले एक अलग कलर के पेन से, अलग कलर के हाईलाइट से आप मार्क कर लीजिए कि मुझ पे ये चीज़ें नहीं बनी। अब उसके बाद में आप थर्ड रिवीजन पे जब जाएंगे तो आप आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कठिन थी, कौन सी चीज़ सरल थी और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट थी।
सर ने बताया होगा, टीचर्स ने बताया है, आपको खुद में जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, जो टेस्ट दिए होंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इसमें से क्या इम्पोर्टेंट था। तो अब थर्ड रिवीजन में आपको ये करना है। वैसे तो बेसिकली आप सेकंड रिवीजन में ही कर लेंगे और फर्स्ट रिवीजन में ही कर लेंगे, सर आपके टीचर आपको करवा देंगे, लेकिन बाय द वे नहीं करवाया। तो आप थर्ड रिवीजन तक आपको ये करना है कि जो उसमें से इम्पोर्टेंट कंटेंट था उसको या तो आप अलग से लिख पाए तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अलग से नहीं लिख पाते, टाइम कम है, तो आप उसको जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको अलग से मार्क जरूर कर लें। वही आपका लास्ट जो फाइनल का एग्जाम रहेगा, फाइनल एग्जाम रहेगा, आईपीसीसी का हो या फाइनल का हो, सीए फाइनल नहीं कहला, अगर जो आपका आईपीसीसी का या किसी भी लेवल का हो, तो आपको वही कंटेंट आपका हेल्प करेगा। क्योंकि जो इजी चीजें थी वो तो आपको बन ही जाएंगी, लेकिन जो टफ चीजें थी आप वो ये भूल जाओगे कि मुझे ये पढ़नी भी थी। तो टफ चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें थर्ड रिवीजन तक निकल के आपके पास आ जाएंगी। अब फोर्थ रिवीजन में आपको सिर्फ टफ चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है, और पांचवें रिवीजन में आप फिर तो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी चालू हो जाएगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ऑटो रोड पे आ जाएंगे आप। एक क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आता है, कल रात नहीं आ गया था, तो मैं सारे क्वेश्चन डाउन करके रखा था, पूछेंगे सर से। और तो एक क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन क्या जरूरी है, नहीं है, पहला। और दूसरा इसमें है कि अगर आप मोटिवेशन कहाँ से आप पाते थे, मतलब किसको इंस्पिरेशन ऐसा मान लेते थे, कहाँ से पाते थे आप मोटिवेशन, तो आप सतत इस पे चलते रहे। कई लोग पीछे घूमने वाले, देखिए पीछे ढकेलने वाले तो बहुत सारे रहते हैं। सभी ये कहते हैं कि यार छोड़ो, समय हो रहा है, आप कुछ और देखो, अच्छा करो, इसमें आपको कुछ कमाई नहीं हो रही है, आपको सिर्फ नंबर के साथ खेलने को मिल रहा है, आपको उसमें नंबर्स में आपको कुछ अर्निंग नहीं है, आपकी लाइफ नहीं है। मुझे पता है, लेकिन इसमें जो मुझे इंस्पायरेशन देने वाले हैं, जो मेरे आगे खड़े, जो इस जर्नी में, जो इस प्रोफेशन में आगे खड़े, वो मुझे ये बताते हैं कि यार इस जर्नी को करने के बाद, पूरा करने के बाद आपकी लाइफ क्या है, पूरा ना करने पर और करने के बाद आपकी लाइफ क्या है, वो जो आगे खड़े हैं वो मुझे बताते हैं कि यार इसको करने में ही आपको फायदा है, पहली बात। और दूसरी बात, आप इंस्पिरेशन कह रहे हैं कि किसने आपको फोर्स किया कि आप करें, तो मुझे बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर, वो शुरू से लगी रही कि आपको ये करना ही नहीं। वैसे मेरी इच्छा थी कि करना है, लेकिन उनका रहा है कि आपको करना ही है, मेरी मदर का, सिस्टर का, और मेरे फैमिली में भी सभी यही कहते थे कि आप करो, पहले ये कर लो, फिर बाद में लाइफ में करना ही है। और मेरा भी यही सोचना था कि यार लाइफ में करना तो है ही, आपको जीवन भर करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, करना ही है। तो आप पहले एक ऐसी चीज हासिल कर लो जिससे आप कुछ भी करो तो आपका एक नाम तो रहे। आप अगर कुछ भी शुरू करने जाओ तो आपको देखा जाए अलग से कि हाँ कोई कुछ करना चाहता है। तो ये एक मोटिवेशन स्टार्टिंग रहा, लेकिन ये मोटिवेशन सिर्फ सफिशिएंट नहीं था, ये तो मोटिवेशन उनकी तरफ से था। अपने आप को मोटिवेट रखना जरूरी है। उसके लिए मैं ये करता था कि आप जो आपका दिन भर का टाइम है, आप मेडिटेशन सुबह भी करिए और शाम को भी करिए, जितना जब समय आप दे पाएं। जब आपको लगता है कि यार इस समय आप डिप्रेस हो रहे हैं या इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस समय पे आपको अच्छा फील नहीं होता, तो आप उस समय मेडिटेशन करिए। दिन भर में कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन को दे दीजिए, जरूरी है। आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप मतलब 3 घंटे के बाद आप एक काम करिए, आप 3 घंटे की रेगुलर स्टडी के बाद 10 से 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन के लिए दीजिए। मेडिटेशन का मतलब आप ये नहीं कह रहे कि आप बैठ के योगासन में बैठ जाएं और योगासन करें, ये जरूरी नहीं। मेडिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आप गाने सुन के मेडिटेशन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड हो जाए आपका, वो मेडिटेशन है। सुबह का मेडिटेशन होता है कि जो आप योगासन में बैठ लेते हैं, योगासन करते हैं, कपालभाति करते हैं, आप ब्रह्मनाद करते हैं, आप ओमकार करते हैं, ये आपके सुबह से मेडिटेशन करने के तरीका है। ये आपके माइंड की एक्सरसाइज के लिए अच्छे हैं, करिए, ये जरूरी है। लेकिन आप दिन भर में जो आप 3 घंटे रेगुलर स्टडी करिए, उसके बाद में आप थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे करिए और फिर आपने खाना खाया और फिर बैठ गया, तो वो आपको सही नहीं रहेगा। आप 10 बजे खाना मतलब 10 बजे आप जब उठे तो उसके बाद में आप कम से कम 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए कि आप कुछ बाहर की थिंकिंग सोचें। आप रूम में बिल्कुल मत बैठिए। आप 3 घंटे स्टडी कर लिए, उसके बाद रूम में मत बैठिए। आप
आप अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, आप या फिर कुछ अच्छा सुन लीजिए। आज तो यूट्यूब पे हर एक चीज कंटेंट अवेलेबल है, अच्छा सुनिए, जो बेस्ट ऑप्शन है वो सुनिए। नेगेटिव थिंकिंग को रखिए ही मत ही। और नेगेटिव थिंकिंग और न्यूज़ न्यूज़ इतनी आजकल मीडिया को आप जानती हैं कितनी अच्छी है, तो आप न्यूज़ को मत सुनिए। आप अपने जो लक्ष्य है, अपना जो एम है, अपना उसको पाने के लिए आप पहले ये देखिए, आप मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब का सहारा लें। अच्छे से अच्छी मोटिवेशन वहाँ पर अवेलेबल है। आप 15 मिनट के लिए एक बार जरूर सुने। और अपने अगर आपको गाने सुनने से, अगर गाने में आपका इंटरेस्ट है या फिर कविताओं में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, अच्छी चीज़ों में जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है, आप 10-15 मिनट 3 घंटे पढ़ने के बाद जरूर दीजिए उसमें। आपका मेडिटेशन भी होगा और आपको आगे पढ़ने के लिए फर्दर मतलब एक फ्री स्पेस मिल जाएगी। आपने 10 बजे तक पढ़ने के बाद 10:15 बजे 10:30 बजे तक यहाँ से फ्री हुए, खाना वगैरह खाया, आप वहाँ पे एक खाना खाने के बाद आप आधे घंटे का जरूर ब्रेक ले लें। क्लासेस होती है उस टाइम पे नहीं ले सकते, लेकिन आप जब घर पे बैठ के स्टडी करते हैं तो आधे घंटे का ब्रेक जरूर ले लें। खाने खाने के बाद एक कोई आसन करके आधे घंटे का ब्रेक ले लें। आधे घंटे तक आप ना पढ़ें, कुछ अच्छा देखें सुने, अपना मेडिटेशन उसमें कर लें। और आधे घंटे तक आप जब माइंड फ्री हो जाएगा, आपका जो खाना है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए, उसके बाद में आप पढ़ना चालू करिए। और फिर रात में आप शाम 5 बजे तक आप दुबे का है, सूर्यांश दुबे का है। इसके साथ ही प्रियंका जी अगेन मैसेज कर रही हैं। प्रियंका कह रही हैं कि सर पेपर के टाइम में किस तरह का माइंड फ्रेम रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। पेपर के पहले कह रही हैं आपकी, पेपर के दिनों में कह रही हैं या पेपर के जस्ट पहले? पेपर आने के पहले, जब पेपर एग्जाम देने जाते हैं, इससे पहले की बात कर रही हैं। पेपर के आप 3 महीने पहले से, मैं आपको एक काम करता हूँ, पेपर के 3 महीने के पहले की मतलब जो यात्रा है वो करवा के दिखा देता हूँ। 3 महीने के पहले की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं अपन, कि आप एक काम करिए, 3 महीने पहले से रिवीजन का जो शेड्यूल है वो आप पहले बना के रख लीजिए। आप बिल्कुल इतने आराम से स्टडी करिए कि आप को स्ट्रेस ना आ पाए, क्योंकि स्ट्रेस आया और आप नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड से, आप तो ये सोच लीजिए कि 3 महीने पहले से आपको कुछ और करना ही नहीं है, आपको सिर्फ यही करना है। तो आप स्टार्ट करिए, 3 महीने पहले से स्टार्ट करिए। अगर आप 3 महीने पहले से नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कम समय दिए रहा, ऐसे आप तैयारी करते हैं तो आप 3 महीने अच्छे से दीजिए इसको। फिर अब जब समय पास आता जाता है, 10 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, ये जो टाइम होता है इसमें आपको शेड्यूलिंग और जो मैंने अभी बताए थे कि आप इम्पोर्टेंट और टफ चीज़ें जो आपने मार्क करी थी, जो आपने सेकंड रिवीजन में करी थी, थर्ड रिवीजन में करी थी, यही चीज़ें आपके लिए काम में आती हैं। जो आपने मार्क करके रखी हुई थी कि ये टफ है, ये मुझसे बनता नहीं है, ये मुझसे बन जाता है। अब आपको 10 दिनों में यही करना है कि जो आपने जो बनता था, पहले नंबर सबसे पहले वही करना है। आप ये सोच लेते हैं सभी कि यह जो टफ है और जो इम्पोर्टेंट था पहले मैं वही पढ़ूंगा, फिर बाद में बाकी से पढ़ूंगा। ये बिल्कुल मत करिए। जो आप पे बनता था, बेस्ट बनता था, आपने जब एग्जाम के पास आने पर 1 महीने बचा, तो आप पहले नंबर वो कीजिए जो आप पे बेस्ट आप पे बनता था। सबसे पहले वही स्टार्ट करिए, सबसे पहले वही स्टार्ट कीजिए जो आप पे बेस्ट बनता था, उसको बगैर देखे आप कर डालिए। और फिर बाद में आप जी आपका मतलब हाथ को, हाँ, आपका जो हाथ रमा होता है ना, वो अपन कहते हैं कि गाड़ी को कुछ दूर तक चल जाती है, फिर बाद में वो अच्छे से चलने लगती है। तो आप पहले गाड़ी को रमा कर लीजिए, आप अपने हाथ को रमा कर लीजिए। सरल चीज से जो आप पे बनती थी उससे आप रमा कर लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लीजिए कि यार ये तो मुझसे बन गया, ये तो मुझसे अच्छे से आ रहा है, तो अब मैं कर सकता हूँ। तो आप उसके बाद में जो कठिन चीजें निकालेंगे वो भी आपको आसान लगेंगी और वो भी आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आपने जो सरल चीजें थी उनसे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लिया द्वारा। तो आप वो पहले सरल चीज़ों को कर लीजिए, जो आप पे बनती हैं, बेस्ट ऑप्शन में बनती हैं, वो चीज़ें कर लीजिए। फिर आप टफ चीज़ों पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो आपने नोट किया था, नोट डाउन किया था, वो आप चीज़ कर लीजिए। हाँ, आप 10 दिन बचेंगे, तब आप सिर्फ बाद में इतने बिल्डअप हो जाएंगे कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लें, तो आप शायद अपना काम कर सकते हैं। तो वो 10 दिनों में आपको इतना बचाना है मेरे ख्याल से कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ पाएँ। ये है। मैंने तो ऐसे ही किया था कि सूर्यांश दुबे का जी, इसमें ये कह रहे हैं कि सर कंसंट्रेशन कैसे करें?
कंसंट्रेशन मैंने अभी बताया ना, आप मेडिटेशन के ऑप्शन अपने अपने आप से ही तलाश करिए। आपको ये देखिए आपको कहाँ किस चीज में सुकून ज्यादा मिलता है। आपको गाने सुनने में सुकून मिलता है, आपको कविताएं करने में सुकून मिलता है, आपको गिटार बजाने में सुकून मिलता है, आपको क्रिकेट खेलने में सुकून मिलता है। क्रिकेट ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाता है, वो मत खेल लीजिएगा लेकिन मतलब आपको कोई छोटा मोटा गेम है वो खेलने में, ये जो ऑनलाइन होते हैं ना ये मोबाइल पे, ये बस मत खेलिए। आप जो फ्री माइंड से जो चीजें कर सकते हैं वो कोई भी चीज करेंगे ना वो मेडिटेशन में आ जाएगी, जिससे आपको माइंड की स्पेस बढ़े, आपको फ्रीनेस आए, जिससे वो आपके मेडिटेशन में आएगी। हाँ, सुबह का मेडिटेशन आप कह सकते हैं कि आप डामरी प्राणायाम करिए, आप ब्रह्मनाद करिए, आप कपालभाति करिए। इसके लिए 15 मिनट दीजिए आप ब्रह्मनाद के लिए, कपालभाति के लिए और धामली प्राणायाम। शायद आप इसके लिए ना जानते हो, सरस्वती शिशु मंदिर के जो स्टूडेंट होंगे वो इसको समझ गए होंगे, धामली प्राणायाम। और मैं उसको इसलिए उससे निकल जाता है कि इस चीज़ के कल्चर बहुत अच्छा था, तो निकल जाता है कि उसमें ये चीजें बेसिकली पहले आप जब स्कूल पहुंचेंगे ना तो आपको ये एक क्वेश्चन इसी सूर्यांश का इसी क्वेश्चन में से है कि सर हाँ। निगेटिव थिंकिंग भी बहुत आती है जब स्टडी करने बैठता हूँ तो। बहुत आती है, पर मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं मतलब पेपर के लिए, मैंने क्या बताया ना आपको, मैंने एक बार में नहीं निकाल पाया था, मैंने फाइनल निकाला था अपनी स्टडी के साथ में, मैंने जॉब भी करी थी। तो जॉब करते करते मैंने किया था और मेरे पास प्रेशर भी था कि क्या करना है कि नहीं करना है, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और आपके पास करने के लिए टाइम तो वही है, आपकी जो लाइफ है वो तो उतनी ही है, आप समय लगा रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कुछ और करूँ। तो ये नेगेटिव थिंकिंग आती है, पता है, आप जब स्टडी करने बैठते हैं तभी आपके मन में आता है, क्योंकि ये जो कोर्स है इतना तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है कि आपको लगता है उसके अंकगणितों को सोचकर, उस जो आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेंगे, एसएफएम उठा लेंगे, मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, एसएफएम उठा लेंगे, उसमें कोई भी बिजनेस के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यार आपको लगेगा कि यार शायद मैं ऐसा बिजनेस कर सकता था, या मैं कुछ एक काम करूँगा, स्टार्टअप उठाऊँगा, एग्जाम दे लूँ फिर स्टार्टअप उठाऊंगा, एग्जाम देते ही स्टार्टअप उठाऊंगा। तो यार एक काम करो ना, एग्जाम हो जाना तो तब तक बिल्कुल मत सोचो कि आपको कुछ करना है, आपको सिर्फ यही करना है, यही आपकी लाइफ है, यही आपका एम है, इसको पूरा कर लो। फिर बाद में आप सोचना, अभी सोचो ही मत उस चीज़ को। आप सोचो कि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के आपको इतनी अच्छी थिंकिंग आ रही है तो आप जब ये कर लोगे तो कितनी अच्छी थिंकिंग आएगी। ये है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। और जी मेनली कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि ऐसा कुछ कहना है कुछ लोगों का कि कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसा जब आदमी सीए का फाइनल एग्जाम क्रैक कर चुका होता है तो कुछ लोग डरने लगते हैं क्या? ऐसा कुछ लोग डरने लगते हैं क्या? किस तरीके से डर लगते हैं मतलब? कि अब ये सीए हो गए हैं तो कुछ लोग डरने लगते हैं क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, कुछ लोग को ये लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि यार अब सीए हो गए, अब हमें रेपुटेशन के साथ में कमाना है, रेपुटेशन के साथ में करना है, प्रोफेशन में कुछ करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सीए के साथ सीए करने के बाद आप सिर्फ जॉब ही करोगे, या सीए करने के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर पाओगे। आप बिजनेस करो, सीए के बाद आप बिजनेस करेंगे अगर, तो आपकी रेपुटेशन अलग ही रहेगी। आप अगर बिजनेस में उतरेंगे तो आपको लोग अलग से ही देखेंगे कि हाँ ये इसने सीए किया है तो इसके पास नॉलेज है, आपको कोई अलग से वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जो लीगल्स के मामले में या फिर जीएसटी हो गया या फिर कंप्लाइंस के मामले में आपको अदरवाइज जो सीए के पास जाना या फिर कंप्लाइंस करवाने के लिए किसी और के पास जाना पड़ता है लीगल्स के लिए, तो आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपको सारा का सारा नॉलेज आप अपनी सब्जेक्ट से, अपनी क्वालिफिकेशन से ले चुके होते हैं। तो आप बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें कोई शर्म वाली चीज़ नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सीए करने के बाद बिजनेस करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सीए करने के बाद आप बिजनेस करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरे ऐसे कई मतलब आगे वाले जो सीएज हैं उनने कई बार इंस्पिरेशन में मुझे ये सलाह दी है कि ये जरूरी नहीं है कि जॉब ही, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस प्रैक्टिस ही है, ये बिजनेस भी कर सकता है, ये नेता भी बन सकता है, अच्छा लीडर भी होता है। आप शायद ऑफलाइन जा रहे हैं।
हेलो। जी जी आ रही है आवाज। हाँ, वीडियो शायद ब्रेक हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या? हाँ मुझे हेलो। लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो हाँ। बाकी सर कल अगले नेक्स्ट डे का भी मैं आपका टाइम ले लूंगा, इसके बाद मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो अच्छा, आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा, क्या बारिश हो हेलो। रही है यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट डे कभी अगर हो सके तो, क्योंकि अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है।